हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनालिसिस फॉर योर बिजनेस और इन योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो उसमें जो मार्केटिंग एनालिसिस करनी होती है वो कैसे करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में किसी के भी बिजनेस को जब हम प्रमोट करते हैं, या फिर मान लो कि हम खुद ही एक बिजनेस ओनर है और हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इन दोनों केसेस में हमें करना होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो से बताया था आपको कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, वैसे ही मार्केटिंग एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए ये एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं मार्केटिंग एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम एक बार मार्केटिंग एनालिसिस करने बैठते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होती है। ठीक है, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी होती है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कोई या तो कोई प्रोडक्ट होगा या फिर हमारे पास कोई सर्विस होगी। तो ऐसे में हमारी जो भी प्रोडक्ट होंगे या फिर जो भी सर्विसेज हमारी होगी, वो किसके लिए है, ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो वही हमारे टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। अब टारगेटेड ऑडियंस का हमें नाम तो पता नहीं होगा, हम ये भी नहीं बोल सकते कोई इंडिविजुअल है, जैसे जिसका कोई नाम है, जिसका कोई राम श्याम राहुल कुछ भी नाम है, हम इसको हमें फोकस करना है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। तो हम यहाँ पर फोकस किसको करेंगे? ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवाल रहता है जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई भी बिजनेस को जब हम प्रमोट करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, तो हम हमारे लिए ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को किन लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है जेंडर, कि कौन से जेंडर जो है वो उसको यूज करेंगे, मेल या फीमेल। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट किसके लिए होने वाला है, मेल्स के लिए होने वाला है कि फीमेल्स के लिए होने वाला है, या फिर हमारा प्रोडक्ट जनरल है। ठीक है, हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कौन यूज करता है उस चीज को, कोई प्रोडक्ट हमारा हो कौन ज्यादा उसको यूज करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ या फिर कोई भी होस्टिंग कंपनीज हुई, तो ज्यादातर जो होस्टिंग परचेज करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, वो नॉर्मली वो मेल्स होते हैं। ठीक है, लड़के होते हैं जो ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करती, कोई भी मतलब ये ऑफेंड मत हो जाना, लड़कियां भी करती है, लेकिन जब हम एनालिटिक्स देखते हैं ना, तो हमेशा उसमें मेल्स का जो परसेंटेज रहता है होस्टिंग परचेज करने का या फिर सॉफ्टवेयर परचेज करने का, वो थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन अगर हम ये देखें, कोई अगर होम डेकोर आइटम्स हो या फिर अगर मान लो कि कोई मेकअप मटेरियल्स हो, तो वो जो होते हैं वो फीमेल ज्यादा परचेज करते हैं। अब सीधी सी बात है यार, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मली यही होता है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमें हमारे टारगेट ऑडियंस का पता होता है। ठीक है, अब एजेंसी में भी हमको यही ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम किसी के बिजनेस को मार्केट करते हैं हम, तो हमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि टारगेटेड ऑडियंस कौन होने वाली है। तो मेल या फीमेल ये हमने डिसाइड हम कर लेते हैं। उसके बाद होता है हमारे एज। ठीक है, कौन से एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले, या फिर जो इस प्रोडक्ट का यूज करने वाले, मतलब सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है उसको कौन ज्यादा उसको परचेज करने वाले हैं, ये हमें देखना पड़ता है। कौन से एज के लोग होंगे, कौन से एज ग्रुप के लोग होंगे जो उसे परचेज करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जब हम मार्केट करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो हमें इस एज ग्रुप पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं अपने YouTube चैनल की अगर बात करूं, तो मेरे जो YouTube चैनल है उसके अंदर 25 से लेकर 35 तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा देखते हैं मेरे वीडियोस, या फिर 18 से लेकर 25 तक के जो लोग होते हैं वो ज्यादा मेरे YouTube चैनल को देखते हैं। तो मेरे लिए जो टारगेटेड ऑडियंस रहेगी वो 18 से लेकर 35 साल तक के जो लोग होंगे, वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस रहने वाली है। तो मुझे ये चीज पता है। वैसे ही जब भी कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो वो ये देखता है कि यार कौन उसको सबसे ज्यादा यूज करने वाला है। अभी कोई भी मान लो कि कोई भी एक मोबाइल है, ठीक है, एक बार एक नया मोबाइल निकलता है, तो हमें ये देखते हैं कि यार उस मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा कौन लोग जो है वो ज्यादा पसंद करेंगे। अब जो टीनेजर्स होते हैं, जो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या है, एक शौक रहता है कि एक अच्छा खासा मोबाइल चाहिए, एक बाइक चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा लोग जो उसे परचेस करने वाले होंगे उस मोबाइल को या फिर उस बाइक को जो परचेस करने वाले होंगे, वो टीनेजर्स होंगे जो कॉलेज या 11th 12th में होंगे या फिर कॉलेज में होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग उसको परचेस करते हैं। तो इस चीज को कंपनीज भी फोकस करती है। जब भी हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें भी उस चीज को फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये एज ग्रुप इससे हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है लोकेशन।
ठीक है। अब कौन से लोकेशन पे, अब ये देखो सीधी सी बात है, लोकेशन अब डिपेंड करता है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए एक जो लोकेशन होता है वो पूरा कंट्री हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है, या फिर हम जहाँ बैठे हैं उसका एक 25 किलोमीटर की रेडियस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या फिर अगर मान लो हमारी एक शॉप है, ठीक है, तो अब वो जो शॉप होता है डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, अगर मान लो कि जो जिस चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये चेयर ऐसा नहीं है कि ये चेयर सिर्फ मेरे लोकेशन में मिलती है, ये चेयर यहाँ बन के पूरे इंडिया में इसको भेजा जाता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जो उस एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ही टारगेट करते हैं। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि ये चेयर लेने के लिए कोई बंदा मुंबई से राजस्थान आएगा, या फिर कोई बंदे को अगर ये चेयर चाहिए तो राजस्थान से मुंबई जाके लेके आएगा, ऐसा तो है नहीं ना। जिसके एरिया में लोकली जितना पास में अवेलेबल होता है वो वहां से परचेस कर लेता है, तो हमें पूरे कंट्री को यहाँ पे टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे हैं, ऐसे में हमें देखना पड़ता है अगर हमारी दुकान यहाँ है तो हमें टारगेट भी इसी लोकेशन को करनी है। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात होती है। तो इसके बाद आता है हमारा काम, वर्क। गाइस, वर्क की जो बात आती है ना, अपन सोचो कि यार कोई भी इंसान कुछ भी काम करे, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान कुछ भी काम करे उस पर हमें टारगेट नहीं करना, हमें ये देखना है कि उसको सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि हमें एक आईफोन को टारगेट करना है, तो सीधी सी बात है, एक आईफोन होता है 1-1.5 लाख रुपए का। आईफोन 12 प्रो मैक्स की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख तक उसकी प्राइस पहुंच जाती। तो हमें ये भी देखना होता है कि अगर एक आदमी की एवरेज सैलरी जो होती है, अगर किसी बंदे की 10,000 से 15,000 है, 10,000 से 20,000 है, तो वो बंदा कभी आईफोन 12 प्रो मैक्स लेने के बारे में नहीं सोचेगा। तो उसके सामने उसके एड्स को टारगेट करना कोई मतलब वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, हमें फोकस करना उन लोगों पे होता है जो महीने के 1 लाख से 2 लाख तक अर्न करते हैं, तो उन लोगों के आईफोन लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एक, हालांकि ऐसा नहीं है कि 10 से 20,000 कमाने वाला जो बंदा है वो आईफोन नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो चांसेस रहते हैं वो ज्यादा उनके रहते हैं जो 50,000 से लेके 1 लाख से 2 लाख तक मंथली जो अर्न करते हैं, वो लोग आईफोन 12 प्रो मैक्स लेने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वर्क से ये मतलब होता है। और इसके बाद होता है इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब गाइस, इंटरेस्ट और बिहेवियर से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी कोई हॉबी है, हम बैडमिंटन खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं देखा जाता है यहाँ पर। इंटरेस्ट यहाँ पर देखा जाता है कि हम लोग ऑनलाइन क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। हम अगर ऑनलाइन कोई चीज सर्च करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप एक बार फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके आप कोई जूते देख लो, तो अब आप फेसबुक पे चले जाओ, अब आप किसी भी ब्लॉग पे चले जाओ, हमेशा आपको उस फेसबुक पे, जो फ्लिपकार्ट पे आपने जो भी शूज का एड देखा, जो भी शू आपने परचेस करने का आपने सोचा होगा, वो शू या फिर उससे रिलेटेड शू का आपको ऐड देखने को मिलेगा। आप जहां कहीं भी चले जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी ओपन करो, आपको वहां पर रीमार्केटिंग होगी, उसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग, जो कि आपको फॉलो करता रहेगा। ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको वो ऐड दिखाई देंगे, आप जहां पर भी चले जाओ वहां पर आपको ऐड दिखाई देंगे, क्योंकि आपको वो कंपनी याद दिला रही है कि भाई तुमने थोड़ी देर पहले ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे देखा था, तो अब आपको वापस याद दिलाती है कि यार ठीक है, तुम लेना भूल गए तो आके ले लो। ठीक है, ये एक चीज होती है। ये चीज हमें, जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में किसी दूसरे का प्रोडक्ट जब हम सेल करवाने के लिए प्रमोट करते हैं, तब हमें ये चीज भी करनी पड़ती है। तो चाहे हम खुद करें या फिर हम किसी एजेंसी के थ्रू करवाए, दोनों केसेस में ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि यार बिहेवियर और इंटरेस्ट क्या होता है। अब ये तो वो, और ऑनलाइन हम सर्च क्या करते हैं, हम ऑनलाइन क्या क्या ब्राउज करते हैं, हर चीज पर नजर रहती है, कुकीज होती है हमारी जो सेव होती है हमारे ब्राउजर के अंदर, तो इन सब चीजों की वजह से हमें टारगेट किया जाता है। ठीक है, हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, हमको भी कंपनीज टारगेट करती है, तो ये सब चीजें चलता रहता है। मार्केटिंग का कुछ सही गलत नहीं होता है यहाँ पे, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है जो हमारे लिए भी फायदेमंद होती है। जब हम खुद मार्केटिंग करने बैठते हैं और लोग हमें रीमार्केटिंग करते हैं तो हमें भी उससे फायदा ही होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहला हमारा हो गया टारगेट ऑडियंस, जो सबसे बड़ा टॉपिक था जो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। इसके बाद आता है गाइस कंपिटिटर्स। अब कंपिटिटर एनालिसिस तो हमें करना ही होता है क्या, क्योंकि देखो हम जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर सर्विस लॉन्च करते हैं, हमारे कोई ना कोई एक कंपिटिटर होता है। ठीक है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है कि यार हमारा कंपिटिटर कौन है, और वो अब कंपिटिटर कौन है ये जान के वो कितनी तरक्की कर रहा है, ये सब जानने से हमें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हमें देखना होता है कि हमारा जो कंपिटिटर होता है वो कब आया था मार्केट में। ठीक है, मतलब हम तो अभी इस साल आए, मतलब 2021 में हमने हमारा बिजनेस लॉन्च किया, लेकिन देखना है कि हमारा जो कंपटीटर है, जो सेम बिजनेस कर रहा है हमारा, तो उसने अपने कंपनी को कब स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर मान लो कि उसने 2015 में स्टार्ट किया था, ठीक है, आज अगर वो करोड़ों कमा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि उसको ये सब करने में 6 साल लगे।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी, तो हमें समझना कि 6 साल लगे। अब इस 6 साल के अंदर अंदर उसने क्या क्या किया है वो सारी चीजें हमें देखनी होती है। कि अगर कोई किसी की वेबसाइट 5 साल पहले बनी है, अब उसका अलेक्सा रैंक बहुत अच्छा हो गया है, उसकी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, क्या होता है, हर एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है हमारे कंपटीटर का, और हमारा कंपटीटर क्या क्या कर रहा है अब आगे। ठीक है, अब उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसकी क्या मतलब उसकी सारी हरकतों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसको क्या गलती कर रहा है, वो क्या मिस कर रहा है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना कि वो क्या मिस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में हर चीज, मार्केट की जो हर चीज को वो अच्छे तरीके से समझता हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमको अपने कंपटीटर्स को भी समझना है वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। और उसके बाद हमको जो वो गलत कर रहा है उसको हमें सुधारना है, जो वो नहीं कर रहा है वो हमें करना है, और जो वो ऑलरेडी कर रहा है वो तो हमें करना ही है। लेकिन गाइस हमको यहाँ पर उसे कॉपी नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मतलब मिसकंसेप्शन होता है कि हम अपने जो कंप्यूटर है उसको कॉपी करने बैठ जाते हैं, और कॉपी करने के चक्कर में हम ये कभी भी देख नहीं पाते कि वो क्या मिस कर रहा है। हम सिर्फ वो कर लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर कर रहा है, हमें उसे कॉपी नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉपी करना है उसके विजन को, ना कि उसके काम को। ठीक है, हमें उसके विजन को कॉपी करना है, और उसके बाद आपको उसमें कुछ इनोवेट अगर आप कर सकते हो, आपको इनोवेट करना है, आपको उससे अलग चलना है, उससे बेटर चलना है। क्योंकि मार्केट की एक सेइंग होती है कि या तो आप उतना करो जो बाकी लोग नहीं करते, उससे ज्यादा आप करो, या फिर कम से कम उतना करो जितना बाकी लोग भी करते हैं, क्योंकि उससे नीचे तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर किसी ने 10 किया तो आपको भी 10 तो करना है। ठीक है, करना ही पड़ेगा, ज्यादा करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन 10 नहीं करोगे ना तो आप टिक ही नहीं पाओगे। ये मार्केटिंग की एक सेइंग होती है। आप कम में कभी कोई एडजस्ट करता ही नहीं है आज के डेट में। ठीक है, तो इस वजह से आपको उतना तो करना है जितना बाकी लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी करो। ठीक है, कॉपी नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ विजन को कॉपी करना है। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर को समझो वो क्या क्या करने से उसको उसको तरक्की मिली, वो कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। अगर मान लो कि अगर वो फेसबुक पे कर रहा है और इंस्टाग्राम पे वो भूल जाता है करना, तो आप इंस्टाग्राम पे भी करो। अब हो सकता है फेसबुक पे भी कर रहा हो, इंस्टाग्राम पे भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो वीडियो मार्केटिंग नहीं कर रहा हो, यूट्यूब पे वो इतना एक्टिव ना हो, तो आप यूट्यूब पे भी करो। अब मान लो कि वो यूट्यूब पे भी है, तो आपके लिए दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्लिकर होता है, Vimeo होता है, डेली मोशन होता है, यहाँ पर भी आप मार्केट करो अपना। ठीक है, अपने वीडियोस को आप वहां पर भी अपलोड करो, क्योंकि उसको हो सकता है ये सब नहीं नहीं पता हो, लेकिन आपको उसको रिसर्च करना है कि अगर वो वीडियो मार्केटिंग कर रहा है तो वो कहाँ कहाँ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। जो जहां पर वो नहीं कर रहा है वहां आप करो, तभी आप उससे आगे बढ़ोगे। जहां वो कर रहा है वहां तो आपको करना ही है। ठीक है, लेकिन जो जहां वो नहीं कर रहा है वहां पर भी आपको करना है। अब अगर वो फेसबुक पे कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कर रहा है, आप लिंक्डइन पे कर रहा है वो अपनी मार्केटिंग, और ट्विटर पे कर रहा है, लेकिन अगर वो पिंटरेस्ट भूल जाता है, मिक्स भूल जाता है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें अगर वो भूल जाता है, आप वहां पर भी करो। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा, तभी जाके आप उससे आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने यहाँ कर दे तो आप उससे एकदम से आगे बढ़ जाओगे, टाइम लगेगा। ये सब चीजें होने में, ऑनलाइन इन सब चीजों को होने में टाइम लगता है। आपके अलेक्सा रैंक बढ़ना, आपके डोमेन ऑथोरिटी बढ़ना, आप हर एक चीज में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब तक आप करते रहोगे तब तक वो बढ़ता रहेगा। जिस दिन आपने काम थोड़ा कम कर दिया वो वापस नीचे, क्योंकि उस बंदे का काम नहीं रुका होगा जो आपका कंपटीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए आपको उससे बेटर करने के बारे में सोचना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो क्या मिस कर रहा है वो आपको कवर करना है। ओके, अब इसके बाद आता है पोजिशनिंग। अब गाइस पोजीशनिंग जो होती है वो जहां तक बात मैं करूं, यहाँ पर पोजीशनिंग दो तरह की होती है। अब यहाँ पर अगर आप मान लो आपका एक मार्केट में आप अपनी एक दुकान खोल रहे हो, अब उस एरिया में एक और दुकान है जो सेम प्रोडक्ट्स बेचता है और सालों से बेच रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लो कि आपके एरिया में एक दूध की डेयरी है और अपने उसी एरिया में आप एक और दूध की डेयरी खोल रहे हो, तो इससे आपको हो सकता है, ठीक है, आप उस बंदे का नुकसान जरूर कर दोगे, मुझे पता है, लेकिन आपको भी कुछ मिलेगा थोड़ी उससे, वो डिवाइड हो जाएगा ना। मान लो कि वो बंदा महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है वहां पर दुकान खोल के, अब अगर आप वहां जाओगे तो आप उसका 20,000 रुपीज आप कम कर दोगे, मतलब 1 लाख में से आप 20,000 रुपए आप उसका घटा दोगे, तब भी 80,000 तो वो कमाएगा, आपको तो 20,000 ही मिल रहे हैं ना। ठीक है, आप उसका थोड़ा नुकसान कर सकते हो, लेकिन खुद का आप कभी वहां पे फायदा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आप अकेले नहीं हो, वहां पर ऑलरेडी एक बंदा है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। कई सारे लोग जो सालों से उसके यहाँ से ले रहे होंगे वो आपके पास नहीं आए, क्योंकि वो बंदा जो है वो इतने टाइम से उनको सर्व कर रहा है, तो कोई भी उसको छोड़ के एकदम से आपके पास, कल को क्या पता आप चले गए तो उनको वापस उस पहले वाले बंदे के पास जाना पड़ेगा ना। मार्केट में सारी चीजें होती है यार, अपन सोचते हैं कि यार एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लेंगे, ऐसा होता नहीं, इतना इजी नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि दूसरा बंदा अभी आया, एस्टेब्लिश हुआ नहीं है, तो लोग कभी भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जो बंदा सालों से चल रहा है उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। तो ये सारी चीजें भी एक फैक्टर्स होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये होता है ऑफलाइन मार्केट के बारे में। अब अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करो तो फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है यार, वेबसाइट है, दुनिया में कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो अब यहाँ पर पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आपको जो नीश सेलेक्ट करते हो, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे निशेस होते हैं, बहुत सारे निशेस होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने निशेस ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। लोग अब निशेस यार सिर्फ ब्लॉग में नहीं होता है, निशेस हर जगह होता है, ठीक है। अगर आप कोई डेकोरेटिव आइटम का सोचते हैं तो डेकोरेटिव आइटम की अगर बात करें तो हो सकती है कोई वेबसाइट है जो वुडन आइटम्स बेचते हो, कोई मार्बल आइटम्स बेचते हो, कोई मेटल के आइटम्स बेचते हो, कोई इस तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट्स बेच रहा होगा, ये भी डेकोरेटिव आइटम ही होता है, ठीक है। तो मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ अलग अलग आइटम्स पकड़ते हैं, कहने को सब डेकोरेटिव आइटम है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे निशेस लोगों ने ढूंढ लिए, ठीक है। अब आपको भी इस तरीके से निशेस ढूंढने पड़े। अगर आप सोचोगे कि मैं पूरी दुनिया को टारगेट करूंगा, मैं सारे एज ग्रुप्स को टारगेट करूंगा, मैं डेकोरेटिव आइटम में सारे आइटम्स लूंगा, तो यार अमेजोन है वहां पर, ठीक है, वहां पर अमेजोन है, ठीक है, वहां पर फ्लिपकार्ट है ऑलरेडी। आप एकदम से उठ के आओगे, आप सबको टारगेट करने बैठोगे, इतना बजट आपके पास अभी फिलहाल, कितना भी आपके पास पैसा हो, आप अमेजोन की तरह एकदम से अमेजोन को पीछे नहीं छोड़ सकते, या फिर आप एकदम से फ्लिपकार्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते, पॉसिबल नहीं। आपको नीश में जाना पड़ेगा, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर नीश में जाना पड़ेगा, माइक्रो नीश में जाना पड़ेगा, तब जाके आप तरक्की कर पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े गेम प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, वो करोड़ों का ऐड चलाते हैं, ठीक है, मान लिया कि आप करोड़ों का ऐड चला दोगे, तब भी आप उनके कहीं नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उन वो अगर आज के डेट में ऐड नहीं भी चलाया ना, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि उनकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है टॉप पर, ठीक है। अब वो सिर्फ एसईओ से भी कमा जाएंगे, आप ऐड चलाओगे तब भी आपकी उतनी अर्निंग नहीं होगी जितनी अमेजोन फ्लिपकार्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी रेलिवेंसी क्रिएट कर दी है मार्केट में, उन्होंने एक भरोसा बना लिया है, तो भरोसा भी बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोजिशनिंग का मतलब होता है या तो सेम जगह दुकान खोलना जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं, या फिर हम सेम नीश में काम करते हैं जो जहाँ पर सब काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक नया प्रोडक्ट ही निकाल दो और उसको सेल करने बैठ जाओ, मैं कहने का मतलब ये नहीं है। दुनिया में सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। आज के डेट में मैं जहां तक देख रहा हूँ कोई प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रही है, एक्चुअली उसकी नीड ही नहीं है मार्केट में, लेकिन नीड क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो फिर भी नीड क्रिएट करके फिर उसको बेचा जा रहा है, तो अनवांटेड आइटम्स लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं, जिसका आज तक दुनिया को कभी जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन आज लोगों को ऐसा फील करवाया जा रहा है कि यार तुम्हें इस चीज की जरूरत है, और फिर जाके लोग उसको परचेस कर रहे हैं, मतलब अलग ही चीज चल रही है। लेकिन मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं आप वही चीज बेचो जो दूसरे बेचते हैं, लेकिन देखो कि कंपटीशन कितना है, ठीक है, मार्केट में उसका कंपटीशन कितना है, ये सब चीज चेक करो, माइक्रो निशेस में घुसो, जो कोई भी सोच भी नहीं रहा है, ऐसी चीजें भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट में वो चीजें आज भी मिलती है, लेकिन इतना वास्ट अमाउंट में नहीं मिलता, इतनी ज्यादा कैटेगरीज वहां पर नहीं मिलती है। आप अच्छा खासा प्रोडक्ट लेकर आओ, आप इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब गाइस इसके बाद आता है ट्रेंड्स। अब यार देखो, ट्रेंड्स जो चीज होती है ना, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि अपने फील्ड को छोड़ो, ट्रेंड्स के पीछे जाकर अपने मेन नीश को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके नीश में कोई ट्रेंड आ रहा है तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब आज की डेट में आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आप हर जगह देख रहे होंगे आज की डेट में ये एग्जांपल, कि कपड़े की दुकान में कभी भी आपने 2 साल पहले मास्क नहीं देखे होंगे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, सब जनों ने अपने कपड़े की दुकान में, कोई भी कपड़े वो सेल करते हो, मास्क जरूर रखते हैं, ठीक है। और आपने देखे होंगे सड़कों पे जो थैले होते हैं वहां पर भी मास्क लटक रहे, हालांकि वो मास्क लेना नहीं चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए और उल्टा नुकसान करेगा, ठीक है। आप उसको ये सोच के लगाओगे कि कोरोना से आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा वो मास्क, क्योंकि एक तो वो होता है कि आप मास्क ना लगाओ, जो ज्यादा समझदारी होती है मेरे हिसाब से, लेकिन इस तरीके से थैले में वगैरह जो मास्क में बिकते वो आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ट्रेंड है भाई, ट्रेंड है, ट्रेंड को पकड़ लिया लोगों ने, उस ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं लोग, चाहे कुछ भी बेचते हो, वो एक और थैला लगा के उस पर मास्क बेच रहे हैं, क्योंकि मास्क बिक रहा है अभी। लोग, एक ऐसी अनवांटेड चीज थी पहले लोगों के लिए मास्क, मतलब जो सर्जन्स होते हैं वो मास्क लगाते थे, ठीक है, उसके अलावा किसी को मास्क से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब ट्रेंड बनाना, तो हर कपड़े की दुकान में आपको मास्क मिल जाते हैं, हर मेडिकल स्टोर में आपको मास्क मिल रहे हैं, वो भी अलग अलग वैरायटी के मास्क मिल रहे हैं, कपड़े के मिल रहे हैं, वाइल्ड क्राफ्ट के मिल रहे हैं, N95 मिल रहे हैं, सर्जिकल मास्क मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड है यार। पहले कोई इतना रखता भी नहीं था, कोई इतना स्टॉक भी नहीं रखता था,
सैनिटाइजर बिक रहा है अभी हर दुकान में। ठीक है, पहले तो हम कपड़ों की दुकान में परफ्यूम देखते थे, आज कपड़ों की दुकान में परफ्यूम के साथ सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड है भाई, क्योंकि सैनिटाइजर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं आज की डेट में। तो अपने नीश में ही ट्रेंड ढूंढो, ट्रेंड के चक्कर में अपने नीश को मत छोड़ो। अगर नहीं है ट्रेंड आपके नीश में तो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके नीश में ट्रेंड है तो उसको पकड़ो। क्योंकि अगर हम बात करें नोकिया की, तो नोकिया कंपनी आज इतना डाउन क्यों गई है? क्योंकि उन लोगों ने स्मार्टफोन के लिए मना कर दिया था। वो बोले कि हम स्मार्टफोन्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमें नहीं जाना है स्मार्टफोन मार्केट में, हम अपने नॉर्मल कीपैड वाला फोन बनाएंगे। और कीपैड वाला फोन आज कहाँ गया? आउट, मार्केट से बिल्कुल बाहर हो चुका है। किसी को नहीं चाहिए आज के डेट में कीपैड वाला फोन। कुछ लोग जो पहले से यूज करते आए वो अपना कीपैड वाला फोन रख रहे हैं अपने पास, क्योंकि यार कीपैड वाले फोन में हम जियो को यूज नहीं कर सकते क्योंकि 4G नहीं होता है। ठीक है, अब जियो है तो हम एयरटेल को पैसा क्यों दें, जब एयरटेल इतना पैसा ले रहा है। सिम को चालू रखने के लिए भी आज के डेट में एयरटेल 79 रुपीज ले रहा है, जो कि पहले कभी 29 हुआ करता था, फिर उन्होंने 49 किया, 79 कर दिया। तो लोग कीपैड वाला फोन छोड़ रहे हैं। तो अब मार्केट में कीपैड वाला फोन अगर नोकिया बेचेंगे तो नोकिया तो डाउन ही जाएगा। तो उन्होंने ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना का नहीं सोचा, जब बहुत लेट आए वो मार्केट में तो वो टिक नहीं पाए। उन्होंने नोकिया के भी फोन्स निकाले, उन्होंने एंड्रॉइड के फोन्स निकाले, लेकिन जब तक मार्केट ऑलरेडी मतलब बाकी दूसरी कंपनियों ने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी। ठीक है, तो इसलिए नोकिया आज भी कुछ बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को छोड़ दिया। ठीक है, ट्रेंड में उन्होंने भरोसा नहीं रखा है। तो अब गाइस ये सारी जो चीजें होती है इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस मार्केटिंग, मार्केट नीड। ऐसी चीजें मत बेचो जो मार्केट को जरूरत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हर बंदा जरूरत क्रिएट नहीं कर पाता है। ऐसी चीजें बेचो जो एक्चुअल में जरूरत है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिन चीजों की जरूरत है वो बेचो, उसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना। लेकिन अब हम जब, क्योंकि अब मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर ओपन कर दूं, या फिर आप अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करके बैठे हो, अलग अलग क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, उनके पास कोई प्रोडक्ट होगा, आपको तो मार्केट करना है। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि भैया आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपका काम बेचना है, आपको बेचना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये वीडियो था। तो आपको ऊपर के जो 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, टारगेट ऑडियंस, कंपटीटर्स, पोजिशनिंग और ट्रेंड्स, इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है। आपको ये नहीं देखना है मार्केट में क्या नीड है क्या नहीं है, आपका काम है उनका प्रोडक्ट बिकवाना, तो आपको बिकवाना पड़ेगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है तो आप फिर बेकार हुए ना। आप एजेंसी खोल के बैठे हो, आपको क्या मतलब जब आप एक माल नहीं बिकवा सकते। बिकवाना आपका काम है, नीड क्रिएट करना आपका काम है। तो इस वजह से ये कंप्लीट वीडियो था गाइस। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो यार देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।